अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक छोटा सा टॉपिक है कि कैसे पता करें कि गिवन इक्वेशन वेव की इक्वेशन है या नहीं है। इससे पहले का जो हमारा चैप्टर था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन था। उसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास आई थी y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। वहाँ हमने ये सीखा था कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह के लॉ को फॉलो कर रही है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। हम इसका एक मरतबा डेरिवेटिव लेते थे, उसके बाद और एक मरतबा डेरिवेटिव लेते थे, ये चीज़ प्रूव हो जाती थी। ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी जिसके थ्रू हम प्रूव कर सकते थे कि हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। बट वॉट अबाउट वेव्स? अगर हम वेव्स की बात करें तो हम कैसे कहेंगे कि कोई पार्टिकल वेव का इक्वेशन रिप्रेजेंट करने वाला है? जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, मान लीजिए आपके पास है, तो हम कैसे पता करें कि ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करती है या नहीं? एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन जेई के अंदर इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो मैं कुछ आपको स्टेटमेंट लिखवाने वाला हूँ। अब मैं उसको लिख लेता हूँ, आप मेरे साथ लिख लें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर लूँगा। इफ द गिवन इक्वेशन satisfies dou square y divided by dou t square is equals to v square into dou square y divided by dou t square। ये क्या है मैं सब आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये एक हमारे पास फंक्शन है dou square y divided by dou t square is equals to v square into dou square y divided by dou square x, या dou x square आप इसको लिख ले तो ज़्यादा बेटर है। डबल डेरिवेटिव्स हमको लेना है। इफ द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइज दिस, अगर को हमारी दी हुई इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, देन इट विल रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, या आप उसको सिर्फ वेव भी कह सकते हैं। अगर हमारी गिवन इक्वेशन जो कि y के फॉर्म में होंगी वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, dou square y divided by dou t square is equals to v square into dou square y divided by dou x square, अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ v स्क्वायर जो है ना ये कांस्टेंट है और ये v कहलाया जाता है वेलोसिटी ऑफ द वेव। v को हम क्या कहते हैं? वेव की वेलोसिटी कहते हैं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारा पार्टिकल वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो वेव का मोशन भी बताने वाला है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डो के माने क्या है। एक होता है डेरिवेटिव्स और एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव के माने क्या है? जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हम देखेंगे किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं जिसका सिंबल ऐसे है, तो आप क्या करेंगे? जिस वेरिएबल के साथ आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ ताकि हमको बात समझ में आ जाए। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है sin x, इसका मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dou y डिवाइड बाई dou t मुझे लिखना चाहिए। पहले x के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, तो dou y डिवाइड बाई dou x, यहाँ वेरिएबल x, यहाँ भी वेरिएबल x यहाँ वेरिएबल है। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसी फंक्शन को अगर मैं टाइम के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, हमको पता है जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वेरिएबल के अलावा बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। यहाँ वेरिएबल है x, लेकिन हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब ये क्या बिहेव करेगा? जैसे कि कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा। समझ गए? मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल है ax प्लस bt। ये मान लीजिए हमारा फंक्शन है y, इसका हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे dou y डिवाइड बाई dou t। टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर टाइम के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, मतलब टाइम के अलावा के सारे वेरिएबल्स एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। यहाँ टाइम वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट, मतलब ये वाला टर्म भी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। b एक कांस्टेंट है और टाइम का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, मतलब dou y डिवाइड बाई dou t की वैल्यू कितनी आई? सिर्फ b। समझ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे लिया जाता है? उसी तरह dou y डिवाइडेड बाई dou x। अब यहाँ पे हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसके साथ? x के साथ। x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन हमको लेना है। अब x के साथ लेना है तो हम क्या देखेंगे? x के अलावा बाकी जितने वेरिएबल्स है वो सारे बिहेव करेंगे जैसे कि वो कांस्टेंट है।
यहां पर t वेरिएबल है लेकिन यहां बिहेव करेगा जैसे कि कांस्टेंट, मतलब ये वाला टर्म पूरा कांस्टेंट हो गया। तो ax का डेरिवेटिव a, x का डेरिवेटिव 1 और bt कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, मतलब इसका डेरिवेटिव आ गया स्मॉल a। इस तरह हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल के साथ हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन, वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वेव और नॉट। चलिए पहली इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ले लेते हैं। एसएचएम की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू जी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। हमको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव नहीं होता। हाँ, वेव का हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, लेकिन यहां पर यह है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे तमाम ऑर्गन से मिलकर एक बॉडी बनती है, आप एक ऑर्गन को ह्यूमन बॉडी नहीं कह सकते ना, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव का एक पार्ट है, लेकिन ये वेव नहीं होता। लेकिन इसको प्रूफ करना है, चलिए हमको पता है प्रूफ करने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। देखते हैं ये सेटिस्फाई होती है क्या। यहां पर वी स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है, कोई नंबर आना चाहिए, कुछ वैल्यू आना चाहिए। वी स्क्वायर यहां पर कांस्टेंट है, आप यहां मेंशन कर सकते हैं, हियर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। ये कोई तो भी कांस्टेंट होगा, दूसरे अल्फाज में आप उसको नंबर कह सकते हैं। अगर यहां पर एक नंबर आता है तो हम कहेंगे हाँ जी वो वेव को रिप्रेजेंट करता है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ डबल लेना है, तो कैसे लेंगे, डो वाई डिवाइडेड बाय डो टी इज इक्वल्स टू, हाँ जी कैसे लेंगे, ए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। साइन का डेरिवेटिव कितना होगा टाइम के साथ, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। यहां एंगल या फंक्शन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो हमको यहां पे पार्शियली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ओमेगा टी प्लस फाई का, बराबर है, डेरिवेटिव्स के रूल हैं ये। आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई इंटू यहां ओमेगा और टी, ये फाई तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 मिल जाएगा। ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ओमेगा बाहर आ गया। टाइम का टाइम के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इससे हमारा फाइनल फॉर्मूला मिला ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या आया हमारा, डो वाई डिवाइड बाय डो टी। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डो स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डो टी स्क्वायर। इसको यहां निकालता हूं मैं। चलिए हमारे पास डो वाई डिवाइड बाय डो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इसका डबल डेरिवेटिव हमको लेना है। चलिए और एक मतलब इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, डो स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, ए वेरिएबल है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ए बाहर, ओमेगा वेरिएबल है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो हमने यहां माइनस लिख लिया। साइन ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, या साइन ऑफ एंगल, ओमेगा टी प्लस फाई एंगल है, इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ एंगल जैसे कि यहां किया था। चलिए अब मैं पूरा का टर्म दोबारा नहीं लिख रहा हूं, हमको पता है ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आता है, ओमेगा आता है, तो मैं यहां ओमेगा एज इट इज लिख रहा हूं। मतलब हमको मिला डो स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये तो हमारा पहला टर्म निकला। उसके साथ साथ हमको क्या निकालना है, उसके साथ साथ हमको निकालना है, ये तो हमारा निकल गया, ये निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए नाउ हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारी इक्वेशन है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, डो y डिवाइड बाय डो x इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब जरा सोचो, हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं x के साथ लेकिन पार्शियली, इसका मतलब x के अलावा के सारे वेरिएबल्स एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। यहां पर कहीं भी आपको x नजर नहीं आ रहा, सिर्फ टाइम प्रेजेंट है, मतलब ये पूरा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। साइन ऑफ कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट नंबर आने वाला है, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, मतलब हमारे पास डो वाई डिवाइड बाय डो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव भी कितना आएगा, 0 आएगा, बराबर है ना। अब जरा देखते हैं, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आएगा, क्या ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले हैं एक दूसरे को, के स्क्वायर, चलो मैं बता ही देता हूं पूरा,
यहां पर इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर आ गया हमारे पास, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ऊपर आ गया हमारे पास डो स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डो स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डो एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये वाले टर्म को डिवाइड में लेकर चले जाओ तो कोई कांस्टेंट, कोई नंबर मिलना चाहिए। यहां पे जो कुछ भी है, लेकिन डिवाइड में कौन है, डिवाइड में 0 है, मतलब आंसर कितना आना चाहिए, इंफिनिटी। कोई नंबर नहीं है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट नहीं करती। सिंपल तरीका है। अगर आप डिफरेंशिएशन जानते हैं तो आप किसी भी फंक्शन का, जो भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा, साइन के फॉर्म में, ई के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में, कोई भी फंक्शन रहने दो, आप उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया कि ये फंक्शन हमारी वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता। और आगे बढ़ते हैं। अब हमको वेव की इक्वेशन पता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव। अब देखते हैं क्या वेव की इक्वेशन इस लॉ के थ्रू क्या वेव को रिप्रेजेंट करती है। चलो, तो वेव की इक्वेशन क्या है। एग्जांपल नंबर 2, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस या माइनस के एक्स। ये इक्वेशन है ना वेव की, सही है ना। चलो, इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, डो y डिवाइड बाय डो t इज इक्वल्स टू a जैसा का तैसा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ये फंक्शन का डेरिवेटिव। टाइम के साथ डिफरेंशिएशन लिया जा रहा है, मतलब x कांस्टेंट है, तो ये पूरे फंक्शन में ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ओमेगा। तो क्या मैं इसको a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकता हूं। चलिए, इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a ओमेगा बाहर, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो मैं यहां माइनस लिख रहा हूं, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके बाद कौन आएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन हम जानते हैं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स का डेरिवेटिव कितना आने वाला है, ओमेगा आने वाला है, तो ये क्या मिल गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको उठा के रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है क्या, डो वाई डिवाइडेड बाय डो एक्स। चलिए, इसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस ऑफ फंक्शन मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ किसका, पार्शियल डेरिवेटिव ओमेगा टी माइनस के एक्स का। किसके साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के साथ पार्शियली कर रहे हैं, मतलब टाइम कांस्टेंट रहने वाला है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन कितना मिला, 0। यहां कौन है, x है, x के साथ कौन है, माइनस के है, तो माइनस के बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कितना बचा, माइनस के बचा। क्या ये माइनस के को मैं बाहर लिख लूं, माइनस के ए कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या आया, सबसे पहला डिफरेंशिएशन आया। हमको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है उसका, तो हमारे पास डो वाई डिवाइड बाय डो एक्स की वैल्यू कितनी आई, इज इक्वल्स टू माइनस के ए जी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर है। इसका और एक मर्तबा डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो क्या होगा, डो स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये माइनस के ए जैसा का तैसा। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन ऑफ जी ओमेगा टी माइनस के एक्स। मुझे बताओ इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, इसके बाद आएगा डेरिवेटिव्स ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसका डेरिवेटिव हमको पता है कितना होता है, माइनस के, तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस, और ये के मिलके क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। ये हमको दो डिफरेंशिएशन के वैल्यूज मिल चुके हैं। अब ये पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, डो स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डो स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और नीचे वाला फंक्शन कितना आया, माइनस के ए स्क्वायर सॉरी माइनस के स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन को खत्म कर लेंगे, एम्पलीट्यूड को खत्म कर लेंगे, माइनस साइन को खत्म कर लेंगे, तो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गिवन वेव के लिए कांस्टेंट है, के क्या है, के को हम कहते हैं वेव नंबर, दैट मींस 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये भी कांस्टेंट है। ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट आ रहा है ना, हाँ, इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करने वाली है। दूसरी बात, ये जो वैल्यू आती है ना,
ये जो वैल्यू आएंगी, जब भी वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो यहां हम लिख सकते हैं हियर v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर। इसको याद रखिए, आपको अगर वेलोसिटी ऑफ द वेव पूछ रहा है सेटिस्फाई करने के बाद, तो आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव अलग निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी कांस्टेंट नंबर आपके पास आ जाएगा इक्वेशन के अंदर, यहाँ तो हमने वेरिएबल्स दिए थे, हो सकता है ओमेगा की कुछ तो भी वैल्यू गिवन हो, के की कुछ तो भी वैल्यू गिवन हो, तो यहाँ जो भी नंबर आएगा वो हमारी वेव की वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। चलिए इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। v हमको पता है, v क्या हो जाएगा, ओमेगा डिवाइड बाय के हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट मैंने ले लिया दोनों तरफ, तो v इज इक्वल टू ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा को क्या मैं 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी लिख सकता हूं इंटू 1 बाय के, चलेगा ना। चलिए ये क्या हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी, के क्या होता है, के होता है 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा, तो 1 बाय के क्या हो जाएगा लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई। ये 2 पाई खत्म, मतलब वेलोसिटी कितनी मिल गई, लैम्बडा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। यही तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ द वेव का, एन लैम्बडा या तो लैम्बडा डिवाइड बाय कैपिटल टी। इस तरह हम फंक्शन को देखकर बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि हमारा फंक्शन क्या वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। समझ गए? ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करके बताए। इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या वो फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। इतना समझ आ गया? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन इसकी वजह से पेपर के अंदर डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। आमतौर पे बच्चे इसको करते नहीं है, लेकिन करना मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको सीख लें। खाली डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल्स टू a या फिर 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा इनटू साइन ऑफ ओमेगा t। ये हमारे पास एक फंक्शन है, आपको पता करना है क्या ये फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। अगर करता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि करता है, नहीं करता है तब भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा सबसे पहला तरीका जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालना है, हमने बेसिक इक्वेशन क्या लिखी थी, हमारी बेसिक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स। जरा ध्यान दो, यहां ओमेगा और k डिवाइड में आ रहे हैं। अगर आपको इससे पहले वाली इक्वेशन देखना है तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स। इसको मैं बाद में बताता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए ये एक तरीका है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथमेटिक्स से कोई वास्ता ही नहीं होगा, तो डेरिवेटिव्स लेना उनको मुश्किल जाता है। तो कुदरत की तरफ से हमको ना एक और तरीका बताया गया, ठीक है, तुम ना इतना लंबा चौड़ा मेथड सॉल्व करके पता करना थोड़ा सा आपको मुश्किल जाता है, तो ऐसा करो हम तुमको एक और तरीका बताते हैं, लेकिन वो तरीका समझना थोड़ा सा अहम है। अगर वो समझ जाता है तो आप सिर्फ देखकर बता देंगे कि फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास जो वेव की इक्वेशन आती है वो डबल पीरियोडिक होती है, एक तो पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दूसरी पीरियोडिक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आप लोग इसे एग्री करेंगे? हाँ जी, वेव ना डिस्टेंस के कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद भी अपने आप को रिपीट करती हैं। तो अगर मैं वेव के किसी भी पार्टिकल का मोशन आपसे पूछूं तो आप उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक कि मैं आपको ये ना बता दूं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से या स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। दूसरी चीज, उस पॉइंट का मोशन अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर हर टाइम पर अलग अलग होगा। तो मुझे 2 इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा गिवन पॉइंट कितने दूर है और कब मुझे देखना है, दैट मींस टाइम की वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगी। if the given function is in the form of y is equals to ax plus bt, यहाँ पे वेरिएबल्स अलग अलग आ सकते हैं, एंड y is defined for all values of x and t, then the function will represent wave। बहुत सिंपल, बहुत आसान। क्या देखना है? सिर्फ फंक्शन को देखना है। फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए ax और bt के फॉर्म में। ये a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, हमको उससे मतलब नहीं। मतलब किससे है?
x का पावर 1 होना चाहिए, टाइम का पावर 1 होना चाहिए, दोनों के पावर एक एक 1 डिग्री का हमारा फंक्शन हो, दूसरा डिग्री हो जाए 2 पावर हो जाए ax स्क्वायर प्लस बीटी या ax प्लस बीटी स्क्वायर या ax क्यूब प्लस बीटी स्क्वायर, ये नहीं चलेगा, वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। दूसरे के माने क्या है, एंड y इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड t। यहां डेरिवेटिव नहीं लेना, डबल डेरिवेटिव नहीं लेना, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लेना, कुछ भी नहीं, फंक्शन को देखना, फंक्शन ax प्लस बीटी के फॉर्म में है क्या है, ये पहली कंडीशन। दूसरा चेक करना क्या y हर जगह पर डिफाइन है। डिफाइन के माने क्या है, y की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, y की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू है, y मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन होता है ना, मीन पोजीशन से डिस्टेंस 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पार्टिकल ऊपर जा सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं जा सकता ना, उसी तरह इनफाइनाइट नीचे नहीं जा सकता। तो हमको देखना है कि y कहां कहां वैलिड है। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आपने लिमिट के अंदर ये चीज देखी होंगी कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल, बहुत आसान एग्जांपल्स के थ्रू मैं शुरुआत करूंगा। आप लोग फंक्शन देखकर पहचान लेंगे कि हमारा फंक्शन क्या वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस bt, 3x प्लस 4t। क्या ये फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहली कंडीशन, y का फंक्शन होना चाहिए ax प्लस माइनस bt के, जहां x और t का पावर 1 होना चाहिए। क्या यहां x और t का पावर 1 है? जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन के लिए चेक करो। अब हम क्या करेंगे, x और t के कुछ तो भी वैल्यूज रखेंगे। हम x और t वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, x का वैल्यू लिया 1/0 या इसकी वैल्यू लिया इनफाइनाइट और t की वैल्यू भी लिया इनफाइनाइट, तो y कितना हो रहा है, y चला गया इनफाइनाइट। y इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए, y माइनस इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए। अगर हमने यहां पर, जैसे x तो हमारा वेरिएबल है ना, हमारे हाथ में है, हम कितने भी दूर लेकर जा सकते हैं वेव को, तो हमने इनफाइनाइट दूर लेकर चले गए। टाइम हमारे हाथ में है, 1 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, हमने बोले दुनिया के एंड पर, आखिरी टाइम पर कितना होगा वेव, तो वो तो इनफाइनाइट हो गया ना। टाइम इनफाइनाइट हो गया, x इनफाइनाइट हो गया, तो y कितना मिल गया, y हमको इनफाइनाइट मिल गया। मतलब दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 5x या 5/3x प्लस 2t का पावर 2 प्लस 4, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इसको हम देखेंगे क्या ये ax प्लस बीटी के फॉर्म में है। देखो, ax प्लस बीटी, x का पावर 1, t का पावर 1, यहां स्क्वायर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का इंडिविजुअल पावर 1 होना चाहिए। चलिए अब जरा देखते हैं, क्या ये फंक्शन किसी तरह 0, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हो सकता है क्या। सबसे पहले इसको मान लो 0। अगर आप 3 कंडीशन पे चेक कर लेंगे, एक तो 0 पे, इनफाइनाइट पे, माइनस इनफाइनाइट पे चेक कर लेंगे, आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसको रख लो 0, तो 0 रखने के बाद क्या हुआ, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 4। ओके, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना, ये फंक्शन ax प्लस माइनस बीटी के फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, ax प्लस माइनस बीटी। अगर हमने यहां पर रख दिया 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 4, 4, 5/4, कोई तो भी नंबर आएगा ना, मतलब y वहां पर डिफाइन है। अब यहां पर रख दो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंफिनिटी प्लस 4, इंफिनिटी 5/इंफिनिटी 0, मतलब y कितना आ रहा, एनी टर्म डिवाइड बाय इंफिनिटी 0 आता है ना। माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही होता है, इंफिनिटी प्लस 4, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। मतलब ये फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। तो हम सिर्फ देखकर बता सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तब भी बात वही होगी। इसको सिर्फ आप देखकर बता सकते हैं कि ये फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। समझ गए? और कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। मान लीजिए आपके पास फंक्शन है, क्या फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस 3x प्लस 2t का पावर 2। ऐसा कोई तो भी फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। जरा चेक करके तो बताओ, क्या वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ax प्लस बीटी के फॉर्म में इक्वेशन है, जी बिल्कुल है। अब यहां पे हम चेक करेंगे, इसकी वैल्यू 0 रखकर, इंफिनिटी रखकर और माइनस इनफाइनाइट रखकर। अब देखिए यहां पर हमने 0 रख दिया, तो 0 का पावर 2, 0, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। आपको याद होगा लॉज ऑफ सर्ट्स, 10 का पावर 0 मतलब 1 है ना। कैसे करते जी, देखो ये 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 क्या होगा, बेस सेम पावर अलग अलग, मतलब 2 माइनस 2 मतलब 10 का पावर
0, ये 1 होता है ना, आप इन दोनों को डायरेक्ट कैंसिल करके 1 लिख लेते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आपने यहां 0 रख दिया तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो y वैलिड है ना, नंबर है ना। अब इंफिनिटी रख दो, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, e का पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, मतलब यहां पे 0 आ गया, बराबर ना, यहां पे 0 आया, यहां पे 0 आया, मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली भी सेटिस्फाई हुई, दूसरी भी सेटिस्फाई हुई, मतलब ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए यहां पे एक फंक्शन लेता हूं मैं, log ऑफ ax प्लस, एक फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू log ऑफ 3x माइनस 70। क्या ये फंक्शन ax प्लस bt के फॉर्म में है? a कुछ भी हो सकता है, b कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, x और t का पावर देखना है। हाँ, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन के बारे में सोचो, log सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वैलिड होता है। याद रखना, log किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। हमने यहां पे कुछ तो भी वेरिएबल रख कर अगर इसका वैल्यू निगेटिव लेकर आ गया, log ऑफ निगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्टिंग फंक्शन है, मतलब ये वाला फंक्शन निगेटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। समझ गए ना। अब हमारा वापस आओ वेव की इक्वेशन पे। वेव की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर ना, यही फंक्शन था। क्या ये ax प्लस माइनस bt के फॉर्म में है, x का पावर 1 t का पावर 1, बस काम हो गया। इसको अगर आप देखेंगे, क्या ये 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के लिए वैलिड है? चलिए, a साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, ये वैलिड है। अब देखो, साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन कैसा है, साइन की वैल्यू चाहे आप कितना भी आगे चले जाओ x में, उसकी वैल्यू या तो 1 होंगी या तो 0 होंगी या उन दोनों के बीच में होंगी। आप कितना भी आगे चले जाए तो क्या वैल्यू इनफाइनाइट होने वाली है? नहीं होने वाली है। इसको थोड़ा सा समझो। मैं डिस्टेंस ले रहा हूं यहां से यहां तक का, तो साइन बढ़ते 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 होगा 1, उसके बाद घटते घटते हो जाएगा 0, और आगे गया तो और घटेगा -1 और बढ़ेगा 0, उसके बाद और आगे गया तो यही वैल्यू रिपीट होने वाली है। मतलब मैं कितना भी आगे चला गया तो साइन की वैल्यू या तो आपको मिलेंगी 0 या 1 या -1 या फिर उनके बीच में 1 से -1 के बीच के नंबर ही मिलते हैं। अगर मैं यहां पे इंफिनिटी ले लूं तो भी वैलिड होगा, माइनस इंफिनिटी ले लूं तब भी वैलिड होगा, वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेंगी ना आपको। इसका मतलब ये फंक्शन पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये दो तरीके हमने आपको बताए। पहला तरीका जिसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसके थ्रू आपको वेव की वेलोसिटी मिल सकती है। दूसरा मेथड जिसके अंदर हमने आपको ये चीजें बताई, इसके अंदर आपको सिर्फ फंक्शन को देखना है, फंक्शन में ax प्लस माइनस bt है क्या, अगर है ठीक है। दूसरा चेक करो y सब वैल्यूज के लिए वैलिड है क्या, 0 चेक करो, सारे पॉजिटिव वैल्यूज चेक करो, उसमें बेटर ये है सिर्फ प्लस इंफिनिटी चेक कर लो, सारे नेगेटिव वैल्यूज चेक करो, बेटर ये है कि सिर्फ माइनस इंफिनिटी चेक कर लो, काम खत्म। अगर तीनों के लिए फंक्शन वैलिड है, वैलिड फंक्शन के माने क्या, y की वैल्यू 0 होना चाहिए या कोई तो भी नंबर होना चाहिए, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं चल सकता। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से इनफाइनाइट नहीं हो सकता, माइनस इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ये एक हमारे पास मेथड है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा पार्टिकल क्या हमारी इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं। अब यहां पे हम कैसे पता करें, यहां पे हम कैसे पता करें कि हमारा वेव की वेलोसिटी कितनी है। तो वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, वेव की वेलोसिटी होती है कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ये आपको याद रखना है। वेव वेलोसिटी क्या होती है यहां पर, कोएफिशिएंट ऑफ t, टाइम का जो कोएफिशिएंट है वो, और x का जो कोएफिशिएंट है वो, उन दोनों को डिवाइड कर लो, आपके पास वेव की वेलोसिटी मिल जाएंगी। आप इसको जो हमने पहले वेलोसिटी के फॉर्मूले निकाले उससे टैली करके भी देख सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या करना है, टाइम का कोएफिशिएंट देखना है, x का कोएफिशिएंट देखना है, दोनों को डिवाइड करना है, आपके पास वेव की वेलोसिटी तैयार हो जाएंगी। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे इससे पहले हमारे पास वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, v इज इक्वल टू आया था ओमेगा डिवाइड बाय k ना। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा टाइम का फंक्शन होता है, मतलब टाइम के साथ जुड़ के आता है, कोएफिशिएंट ऑफ t है, और k x के साथ आता है, तो ये फॉर्मूला एक ही है। अलबत्ता फंक्शन को देखकर आप वेलोसिटी ऑफ द वेव भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि किस तरह हम वेव को पहचानेंगे, इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, क्योंकि आमतौर पे बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, तो अगर एग्जाम में आ जाए तो उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, हार्ड क्वेश्चंस में गिना जाता है। अगर एक हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो एग्जामिनर उसके साथ एक आसान क्वेश्चन भी डालता है। ठीक है, समझ गया। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसको चेक करो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, थैंक यू।